Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ ली है। मोलर मास निकालना सीख लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वगैरह आज निकालना सीख जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम लोग सीख गए हैं। अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर अब एक दो वीडियो में समाप्त होने वाला है। तो अब जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनता है इन्हीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन से बनता है जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बाकी डेफिनेशन से भी बनता है लेकिन थोड़ा सा आसान पड़ जाता है क्योंकि वो समझ में जल्दी आ जाता है। तो इसमें तो प्रॉब्लम हमारा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो इस वजह से फुल कंसंट्रेशन यहाँ रखना। जो भी फॉर्मूले वगैरह बताएंगे वो एक जगह लिख करके याद कर लेना। तो फटाफट आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर और देखते हैं यहाँ पर आज हमें क्या डिस्कस करना है। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना मेन टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन और उसके अंदर एक हमें सब टॉपिक मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग समझेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। दूसरा अपना मेन टॉपिक होने वाला है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जिसमें हम लोग सिर्फ एक टॉपिक देखेंगे। इसमें दो टॉपिक है शायद, लेकिन हम लोग एक ही टॉपिक आज देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये अपने आज के कंसर्न टॉपिक होने वाले हैं। फटाफट हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपनी एनसीईआरटी की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, आ जाइए वापस से वीडियो में भाई। सो फार we were dealing with the number of entities present in a given sample, but many a time information regarding the percentage of particular element present in a compound is required। कह रहे हैं अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि आखिर हाइड्रोजन कितना है हमारे कंपाउंड में, आखिर क्लोरीन कितना है हमारे कंपाउंड में, ठीक है, उसका हम लोगों ने मास जाना। लेकिन अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में नहीं जाना कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है हमारे कंपाउंड में, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। जब इस तरीके से सवाल आएगा तब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू, द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई अननोन कंपाउंड दे दिया गया तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा you would ask is what is its formula or what are its constituents and in what ratio are they present in the given compound। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा कि आखिर ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके बीच में कैसा रेशियो है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। For known compound also, such information provide a check whether the given sample contains the same percentage of elements as present in a pure sample। कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जानना कि क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या रेशियो है उनके बीच में, ये जानकारी, ये नॉलेज हमें चेक करवाती है कि जो भी हमें कंपाउंड का सैंपल मिला हुआ है, क्या वो प्योर है कि नहीं है, क्या वो ओरिजिनल सैंपल से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है या फिर किसी दूसरे सोर्स से लेके आया गया है जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट है सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। इन अदर वर्ड्स वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग द डाटा। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं जो भी हमें सैंपल मिला हुआ है वो प्योर है कि नहीं है, उसके जो अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसका जो परसेंटेज है, उनका जो रेशियो है वो हमारे प्योर सैंपल की तरीके से, प्योर वन की तरीके से है या फिर नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर H2O। कह रहे हैं यहाँ पर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं।
Since water contains hydrogen and oxygen, the percentage composition of both these elements can be calculated as follows. अब किस तरीके से हम लोग मास परसेंट निकालते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ये क्यों हम कर रहे हैं, तो हम जानने के लिए कर रहे हैं कि जो भी हमें वाटर मिला हुआ है, जो भी हमें वाटर मिला वो प्योर है कि नहीं है, क्या उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, वो बराबर है कि नहीं है, जैसा हमारे प्योर सैंपल में होता है। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट किस तरीके से निकलता है, सबसे पहले हम मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड लिख देते हैं। उस कंपाउंड में उसका मास कितना है, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अपॉन हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा H2O का जो मोलर मास होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसको हम नीचे ला करके लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो 18.02 होता है। मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा है कि मोलर मास ऑफ वाटर याद कर लो 18.02। अब तुमसे कहा जा रहा है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हम तुम्हें बताए कि ऊपर क्या लिखना है, ऊपर तुम्हें हाइड्रोजन का मास लिख देना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.008, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेशन में एनसीईआरटी में ज्यादातर जो है एग्जैक्ट दिया गया है, ये नहीं कि राउंड ऑफ करके इसको सिर्फ 1 दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, तुम भी यही चीज लिखना, नहीं तो कैलकुलेशन तुम्हारी मिस्टेक हो जाएगी, आंसर डिफरेंट आएगा। तो हमें क्या लिखना है, ऊपर हमें मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.008 क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। अपॉन हम क्या कर देंगे, टोटल वाटर का क्या मोलर मास है, तो अपॉन 18.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.118% आ जाएगा। इसी तरीके से मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऊपर हम ऑक्सीजन का मास लिख देंगे, एटॉमिक मास, तो 16 होता है, अपॉन 18.02, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 88.79 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मास परसेंट ऑफ एलिमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। कह रहा है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालो, तो उस कंपाउंड में जैसे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन वाटर है H2O का, तुम्हें कह रहा है कि इसमें मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो सबसे पहले ऊपर लिख दो तुम हाइड्रोजन कितना उस कंपाउंड में है। अगर 2 है, 2 एटम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई उसके एटॉमिक मास से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.008 और अपॉन कर दो टोटल वाटर के मास से, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मास परसेंट कहा जाए तो इस तरीके से निकलता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो, जब कह रहे हैं तो ले लिया जाए। What is the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol? अब एथेनॉल का फुल फॉर्म जो होता है, जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो C2H5OH होता है। ठीक है, C2H5OH। अब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12.01 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, ऑक्सीजन का तो अपनी 16 होता है। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास। तो हम निकाल सकते हैं सबसे पहले मोलर मास ऑफ एथेनॉल, जैसे निकालना है मोलर मास ऑफ एथेनॉल, ठीक है, क्योंकि ये मोलर मास नीचे रहेगा। तो मोलर मास सबसे पहले 12.01 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 2 एटम हैं। ठीक है, ये जितना भी आएगा प्लस करेंगे, H कितना है हमारा, H6 है, यहाँ 5 यहाँ पर 1, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.008। ठीक है, जो भी आएगा प्लस ऑक्सीजन को हम 16.00, ये सब हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा मोलर मास ऑफ एथेनॉल आ जाएगा, जो कि 46.068 आएगा। अब मास परसेंट ऑफ कार्बन कह रहा है, तो कार्बन के 2 एटम हैं, तो टोटल कार्बन का एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो 24.02 हो जाएगा। ठीक है भाई, अपॉन 46.068 मल्टीप्लाइड बाई 100 हमारा 52.14% आ जाएगा। इस तरीके से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको कैलकुलेट करके अपनी कॉपी में लिखना भाई साहब। ठीक है, ये दोनों
दोनों क्वेश्चन जो है वाटर वाला और एथेनॉल वाला, ये दोनों अपनी कॉपी में लिख लेना मास परसेंट के टॉपिक में। और ये कैलकुलेट करना, ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठा करके तुम भी लिख लो, नहीं, खुद कैलकुलेट करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करो उतनी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तभी मजा आएगा। After understanding the calculation of percent of mass, let us now see what information can be obtained from the percent composition data. अब हम लोग मास परसेंट सीख गए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर जो ये सीखे इससे हम लोग क्या नया डेटा निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हम लोग देखने चल रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से इनका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो भी एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उनके बीच में एक सिंपल होल रेशियो, ठीक है, होल नंबर का रेशियो रहेगा, पॉइंट वगैरह नहीं, होल नंबर का रेशियो रहेगा उनके अंदर जो भी एटम्स वगैरह प्रेजेंट है उनके बीच का। Whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट नंबर शो करेगा, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में भी शो करेगा, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला में पॉइंट हम नहीं लेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला में हम सिर्फ होल नंबर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक मिनट, चलते हैं आगे की कहानी पे। If the mass percent of various elements present in a compound is known, its empirical formula can be determined. कह रहे हैं यदि हमें किसी भी कंपाउंड के जो भी अंदर एलिमेंट्स हैं अगर उनका मास परसेंट दिया है, बहुत ध्यान समझिए, अब यहाँ से चीजें थोड़ा सा टफ बन रही हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रही हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल बन रही हैं, तो अब फुल कंसिडरेशन चाहिए। कह रहे हैं यदि हमें मास परसेंट पता हो, मास परसेंट मतलब जो अभी निकाला हम लोगों ने, ठीक है, कि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना आया था, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर था 11.18, तो ये अगर दिया रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे अभी आगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन्ड इफ द मोलर मास इज नोन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं अगर हमें मोलर मास पता हो, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया हमने। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें मास परसेंट दिया रहे। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें मास परसेंट दिया रहे, ठीक है। तो मास परसेंट से एम्पेरिकल फार्मूला दिया रहे, मास परसेंट दिया रहे तो उससे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला के साथ साथ अगर मोलर मास भी दे दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला के साथ अगर मोलर मास भी दे दिया गया है तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे, वही यहाँ पे बात कह रहे हैं। The following example illustrate this sequence, और following जो एग्जाम्पल है वो इसी बात को गवाही दे रहा है कि ऐसी ऐसी बात है। चल भाई, ये प्रॉब्लम 1.2 है। A compound contains 4.07% हाइड्रोजन। एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ए है जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 4.07। कार्बन की बात करें तो 24.27%। क्लोरीन की बात करें तो 71.65% क्लोरीन है, और इसका मोलर मास, मतलब देखो मास परसेंट दे दिया, यहां से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। मास परसेंट दे दिया ना, यहां से एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा मोलर मास। उसके बाद हम लोग फिर दोनों एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल देंगे। ठीक है, तो चला जाए। कुछ स्टेप्स वगैरह लिखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग भी करेंगे भाई। ठीक, यहां पर हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला निकालना। ठीक है, प्रॉब्लम 1.2।
ठीक है। दिया क्या क्या दिया है, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन दिया है। बहुत ही ध्यान से देखिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ क्लोरीन, कितना कितना दिया गया है, 4.07, 24.27, 4.07, 24.27 और 71.65, ठीक है, 71.65। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम, ग्राम में लिखा है ना, टू ग्राम्स, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स, हर स्टेप याद होना चाहिए किस तरीके से, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। कैलकुलेशन नहीं याद करने की जरूरत है, लेकिन स्टेप्स तो याद करना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम, तो हमें मास परसेंट को क्या करना है, ग्राम करना है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, लेट द कंपाउंड बी 100%, दैट इज 100 ग्राम। हम लोग मान लेते हैं जो भी कंपाउंड है जिसमें ये HC और L, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन ये आपस में क्या है, मिक्सअप हैं, वो कंपाउंड को हम टोटल मान लेते हैं 100%। भाई कोई भी वाटर जो है पूरा का पूरा एक ग्लास है वो 100% है, ठीक है, उसमें ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो 100% मतलब 100 ग्राम का है। देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 4.07 ग्राम। मास ऑफ कार्बन 24.27 ग्राम और मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 71.65 ग्राम। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है कि परसेंट से ग्राम में बदलना, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी कि लेट द कंपाउंड भी 100%, दैट इज 100 ग्राम। यदि कंपाउंड हमारा 100% हो गया तो ये परसेंट है, ये उस ग्राम को शो कर देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। स्टेप 2 क्या लिखी हुई हेडिंग देख लेते हैं, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। कन्वर्ट into number of moles, convert into number of moles of each element। ठीक है, यहाँ तुम्हें हम नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला बता देते हैं। अगर तुमसे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने के लिए कहा गया है तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमें अब यहाँ पर तीनों के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए भाई। अब हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला था कि हाइड्रोजन का गिवन मास 4.07 है, ये देखो 4.07 है।
तो 4.07 अपॉन 1.008 ये होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। 1 नहीं लिखना है भाई साहब, 1 लिखोगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल करते रहो 1.008, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 1.008। ठीक है, अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। 4.07 कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखो यहाँ पर हम छोटे सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन सॉल्व करना बच्चा, इससे बिना सॉल्व के काम चलेगा नहीं। 4.07 अपॉन 1.008, ये पॉइंट हटा करके ऊपर 3 तो 0 लग जाएगा, तो ये पॉइंट हटा करके नीचे 2 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4070 को 1008 से डिवाइड कर देंगे। तो 1008 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 ना भाई, 4 8 जा 32, 4 0 0, 4 1 जा 4, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 3 गया 3, कैंसिल। ये पॉइंट लगाए तो 0, लेकिन अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 लगा के एक और 0 उतारेंगे। उसके बाद ये जाएगा 3 टाइम्स 4.03, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, दिख रहा है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और इधर 7 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 उतारेंगे। उसके बाद ये जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स, 7 8 जा 56, 0 7 1 जा 7, 704, तो 4.037, 4.037। ठीक है, अब देखो इस तरीके से सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग पढ़े हुए थे कि राउंड ऑफ हम कहाँ तक करते हैं, जो हमारा लेस सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो लेस सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ऊपर वाला है, 3 ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4.04। ठीक है, 4.04। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया 4.04। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का गिवन मास कितना है 24.27, 24.27 अपॉन कार्बन का जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है जानते हो 12.01, 12.01 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा, इसको तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2.021। ठीक है, देख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 इसमें है 4 इसमें है, तो इसमें भी 4 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं 2.02 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, 2.021 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गया। फिर तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गिवन मास कितना है 71.65 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास 71.65, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.453, कुछ ऐसा है क्या लिखा, हाँ 453, 35.453। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 71.65 35.453 को, तो इसका भी तुम्हारा 2.021 आएगा, 2.021 आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया था, मास परसेंट से उसको ग्राम बनाया था, बहुत ही आसान तरीका था। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाला।
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखना है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, जो भी मास दिया गया है अपॉन कर देंगे जो भी उसका एटॉमिक मास होता है। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 2 अपना हो गया। नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने सबका निकाल लिया। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम। मतलब जो भी हमारी मोल की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, उस छोटे वाले मोल से डिवाइड कर देंगे। यहां पे लिखेंगे डिवाइड ईच ऑफ मोल वैल्यू विद द स्मॉलेस्ट वन। अब स्मॉलेस्ट वन इसमें हम लोग सबसे छोटा देखेंगे तो यही वाला है। एक तो 4.04 आया है, दूसरा 2.021 आया है, तीसरा 2.021 आया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यही वाला छोटा पड़ रहा है 2.021, ये वाला तो बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, 2.021 को मतलब 2.021 से सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो 4.04 को 2.01 से डिवाइड करेंगे और फिर 2.01 को 2.01 से, और तीसरा अपना क्या है, तीसरा भी 2.01 है तो इसको भी 2.01 से ही डिवाइड करेंगे। सॉरी 0.021 है। एक मिनट भाई 2.021 ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4.04 को इससे डिवाइड करोगे तो लगभग 2 आएगा। 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हम होल रेशियो लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन हम लोग होल नंबर लेंगे क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। 2:1:1 ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, तीसरा स्टेप भी क्लियर। पहला स्टेप था कि मास परसेंट से ग्राम में बदलना, बहुत ही आसान तरीका। सेकंड था नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, हो गया। तीसरा था कि जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आया है उससे सबको डिवाइड कर दो, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यहां पर हम लोगों ने डिवाइड किया। पहले वाले का 4.04 मोल आया था, दूसरे वाले का 2.021 आया था, तीसरे वाले का 2.021 आया था। तो इसका रेशियो आ गया 2:1:1। वेरी गुड। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4, राइट डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। कुछ खास नहीं, ये क्या लिख देंगे, स्टेप 4, राइटिंग डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। अब देखो ये जो 4.04 ये किसका रेशियो था, 4.04 H का था ना। सबसे पहले हम हाइड्रोजन लिए थे, फिर कार्बन लिए थे, फिर Cl लिए थे। तो ये क्या हो जाएगा, H का क्या रेशियो आया, 2 आया था, H2। उसके बाद ये C का था तो C, और उसके बाद ये था ये Cl का था तो H2CCl। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं CH2Cl। ठीक है, CH2Cl। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई यहाँ पे, CH2Cl। कन्फर्म भाई। नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद डिवाइड किए, तो डिवाइड का फिर रेशियो हम उसी सिंबल्स को देंगे। ये जो 2 आया, 2 रेशियो किसका आया, ये हाइड्रोजन का आया तो H2 कर दिए। ये 1 कार्बन का आया, 1 क्लोरीन का आया तो वही लिख दिया CCl। तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोगों ने कार्बन को पहले भेज दिया तो CH2Cl हो गया, CH2Cl हो गया। स्टेप नंबर 4 क्लियर होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग निकालना सीख गए।
स्टेप नंबर 5, अब देखो मास परसेंट दिया रहे तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिए, सीख गए 4 स्टेप में। पहला मास परसेंट को मास में बदलना, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तीसरा जो छोटा नंबर ऑफ मोल्स आया उससे सभी को डिवाइड करना, और चौथे स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल देना। अब तुमसे हम बताए थे अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पता रहे और तुम्हें पता रहे मोलर मास पता है, मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये दोनों चीज पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। स्टेप नंबर 5, राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो एक फॉर्मूला है वो मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास को, बहुत ध्यान, मोलर मास को डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। n इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये आ गया है CH2Cl, मोलर मास हमको दिया गया है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, इसी का भाई मास हम निकाल दें, CH2Cl का हम लोग क्या करें, मास निकाल दें। तो यहाँ पर इसे नीचे वाला लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास EFM इक्वल्स टू कार्बन का होता है 12.01, हाइड्रोजन के 2 ठो हैं तो 1.008 और एक और है 1.008। ठीक है, क्या हम कर रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल दिया है, उसका मास मतलब उसी का जो एटम्स वगैरह दिए गए हैं उनका मास सिंपल है 12.01, 1.08, 008, 1.008। क्लोरीन का होता है 35.453। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट कर लें, 8 8 16 16 3 99, कैरी 1 1 1 2 5 7, ये 4 5 1 6 6 1 7 2 9 3 1 4 49.479, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। लेकिन देखो तुम्हें बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख करके राउंड ऑफ नहीं होता है यदि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि पॉइंट के बाद किसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स ये वाली है, तो इसको हम लोग 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, ये सिखाए थे भाई साहब। तो इसको हम लोग ले सकते हैं 49.48। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया भाई। मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है, मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया है, 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम क्वेश्चन में दिया गया है स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो, और ये आ गया 49.48 ग्राम। ठीक है, इसको तुम खट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2, n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसको तुम खटोगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 49.48 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 98.96 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक छोटा सा स्टेप है कि मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाई n ऑब्टेन्ड अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी हमारा n आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। स्टेप नंबर 6 लिख दें, मल्टीप्लाई, नहीं राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जरा हम लोग लिख दें ऑब्टेनिंग n। स्टेप नंबर 5, ऑब्टेनिंग n। ठीक है, n को हमने ऑब्टेन किया तो n हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई n by the empirical formula
empirical formula to get molecular formula। तो n हमारा 2 आ गया है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है, CH2Cl, यही तो आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C2H4Cl2। C2 कार्बन का यहाँ एक एटम है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन के 2 एटम हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। यहाँ पे Cl का एक एटम है तो कार्बन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो Cl2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 स्टेप में निकाल लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई थिंक क्लियर होगा। एक बार रिवाइज कर लेना, समझ लेना कौन कौन से स्टेप सर ने लिखा था और याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप पे आते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बहुत ही आसान चीजें हैं ये। द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड स्टोइकियोन मीनिंग एलिमेंट। स्टोइकियोन और मेट्रॉन से स्टोइकियोमेट्री बनी हुई है। स्टोइकियोन मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब एलिमेंट का हम किसी प्रकार से मेजरमेंट करेंगे। Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volume also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction. Chemical reaction में जो reactants और product involve हैं, ठीक है, तो उनका मास क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, उनका नेचर क्या है, स्टोइकियोमेट्री ये काम करता है। स्टोइकियोमेट्री किस चीज से कंसर्न रखता है, तो जो हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके नेचर से, उनके वॉल्यूम से, उनके मास, ठीक है, उनको मेजर करता है। Before understanding how to calculate the amount of reactants required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is available for the balanced chemical equation of a given reaction। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास वगैरह निकालने से पहले हम लोग जान लें कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके बारे में क्या जानकारी है। लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन, मीथेन का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एज गिवन बिलो। यहाँ पर मीथेन का कंबशन हो रहा है, CH4 इसका सिंबल है, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हियर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन के शुरू होने से पहले हमारे पास जो भी चीजें हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद या केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी चीजें हमें मिलती हैं, जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो प्रोडक्ट है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो इधर वाला रिएक्टेंट, उधर वाला प्रोडक्ट। इधर मीथेन और डाइऑक्सीजन हमारा है रिएक्टेंट और इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है हमारा प्रोडक्ट। Note that all the reactants and the product are gases in the above reaction and this has been indicated by letter G। ये letter G से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये किस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है। ये सारी चीजें क्लास 10th की हैं, पढ़ा चुके हैं। In the brackets next to its formula, similarly in case of solids and liquids, S and L are written respectively। Solid रहेगा तो S, liquid रहेगा तो L, aqueous रहेगा पानी में डूबा रहेगा तो A क्यों लिखेंगे। The coefficient 2 for O2 and H2O are called stoichiometric coefficient। जो ऑक्सीजन के आगे, O2 के आगे ये 2 लिखा है ना, इसको हम लोग कहते हैं stoichiometric coefficient। तो कितना ही आसान है सर जी, मतलब बैलेंस करने में जो हम आगे 2, 3, 4 लगा देते थे उसी को ये लोग stoichiometric coefficient कह रहे हैं। आसान है याद करना। जो चीजें अभी तक तुम जानते थे उसका नाम नहीं जानते थे, बैलेंस करना जानते हो ना भाई, सीखे थे क्लास 10 में, बहुत सारी इक्वेशन को बैलेंस किए थे। तो वही जो आगे कोफिशिएंट लग रहा है उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह रहे हैं। सिमिलरली द कोफिशिएंट फॉर CH4 एंड CO2 इज 1 इन ईच केस। CH4 के आगे कौन सा कोफिशिएंट है, तो 1 है। CO2 के आगे 1 है, तो ये भी क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दे रिप्रेजेंट दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स एज वेल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ठीक है,
वो बता रहे हैं कि कितने उनके मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Thus, according to the above chemical reaction, 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। मतलब इस तरीके से कुछ रिएक्शन है ना, CH4 plus 2 ऑक्सीजन gives CO2 plus 2 H2O। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ CH4, ध्यान से देखो CH4 का 1 मोल, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसी को हम मोल कह रहे हैं। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से और डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मोल बोले उसके बाद उसी को मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं। 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water। ठीक बात। तीसरा क्या कर रहे हैं, 22.7 लीटर ऑफ CH4, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन reacts with 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे हो गया सर? भाई इसी का दुगना तो हो रहा है। यहाँ पर अगर मीथेन में एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए हैं, 2 आगे लग गया है ना, तो उसका दुगना कर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2, वही रेशियो की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है तो वापस 22.7 हो गया है, और वाटर का 2 मॉलिक्यूल तो डबल हो गया है। ठीक है, 45.4 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, समझ में आया? अगला 16 ग्राम ऑफ CH4। अब यहां पर जो काम किया है वो मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास की C, कार्बन तुम्हारा, कार्बन का 12 होता है लगभग, और हाइड्रोजन का 4 हो गया क्योंकि 4 एटम है इसमें, तो 12 4 16। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम। 32 ग्राम क्यों किए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है मास, 16, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन पहली बात तो 2 हैं, तो 32 हो गया, और उसके बाद O2 भी 2 हो गया। मतलब ऐसा समझो कि ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 32। यहां पर क्या है? O2 है, तो O2 का क्या हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, O2 का क्या हो जाएगा? 32, सॉरी देखो, ऑक्सीजन का 16 होता है तो O2 का तुम्हारा 32 होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16.01 करके होता है, नहीं 16.00 होता है, तो O2 का हो जाएगा 32। ठीक है, तो 2 टाइम्स O2 32 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां पर वही लिखे हैं। ठीक है, टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का निकालोगे तो 44 ग्राम ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ नई कहानी नहीं। फ्रॉम दीज रिलेशनशिप द गिवन डाटा कैन बी इंटरकन्वर्टेड एज फॉलोज। मास को हम लोग मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स, और मास। ठीक है, ये चारों चीजें जो ऊपर पॉइंट में हम लोग देखे, ये चीजें वही यहाँ पर समझाया गया है कि मोल्स से हम लोग मॉलिक्यूल्स तक जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स से हम लोग मास से हम लोग मोल के पास जा सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ये एक अपने को फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। लास्ट टॉपिक आज का, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है। मेनी अ टाइम रिएक्शंस आर कैरीड आउट विद द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। भाई अब रिएक्शन हम करना शुरू कर दिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए था, मान लो उसका ऑक्सीजन का जो ग्राम होना चाहिए था, मास होना चाहिए था, वो हमारा होना चाहिए था, मान लीजिए 100 ग्राम का ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ 50 लिया। ठीक है, मतलब उसके जितना हमें चाहिए था उससे आधा लिया, ऐसा होता है। ठीक है भाई साहब, जैसे सब्जी घर में बनती है, मान लो 4 लोगों की सब्जी बनी और घर में आ गए 3 मेहमान आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाती है, सब्जी लिमिट में है तो कम पड़ जाती है। उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है कि रिएक्शंस में जो भी हम रिएक्टेंट लिए थे वो हमारा कम पड़ जा रहा है। In such situation, one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction।
तो उसमें हमारा क्या होगा, जो रिएक्टेंट हम लिए हैं एक ज्यादा पड़ेगा तो दूसरा हमारा कम पड़ेगा, ठीक है, दूसरा हमारा कम पड़ेगा। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। और जब हमारा भाई A प्लस B मिल करके ही AB बना रहे हैं, तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें A चाहिए था, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में हमें B चाहिए था, लेकिन B की क्वांटिटी कुछ कम है, B की क्वांटिटी कुछ कम है, तो क्या रिएक्शन टेक प्लेस होगा, रिएक्शन क्या होगा, अगर होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ देर बाद रिएक्शन होने के कुछ देर बाद क्या होगा, B खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। भले ही A की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन B की भी क्वांटिटी उतनी ही चाहिए थी, इस वजह से ये रिएक्शन आगे नहीं लेगी, वही यहाँ पर बात कर रहे हैं। Hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। तो ये वाला जो हमारा रिएक्टेंट है जो कम क्वांटिटी में है, ठीक है, ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसी रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इन परफॉर्मिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट इज आल्सो टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। अब आगे की बातें हैं कि इसको भी हमें जानना पड़ेगा, तो आई होप सो कि जो भी आज पढ़ाया हूँ वो क्लियर होगा, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज नई चीज़ें सीखे हैं तो इसको जरूर रिवाइज करना भाई साहब, ठीक है। जो भी हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखे हैं इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी स्टेप्स वगैरह हैं उसको याद कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना कि सबसे पहले ये करते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और फिर हमारा एम्पेरिकल फार्मूला निकल आता है। उसके बाद हम लोग n निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो n आता है, तो फिर n को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से, उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आता है, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं एक बार रीडिंग पूरी मार लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, क्वेश्चंस जो हैं 2-3 ठो वो अपनी कॉपी में लिख करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।